शांत हो जाइए, शांत हो जाइए पहले। चलिए, क्लास लाइव हो गया है। बिल्कुल शांत हो जाइए। समझने के लिए जो सबसे पहली प्राथमिकता है, आवाज बढ़ा हुआ है, आप पहले शांत हो जाइए। सुनने के लिए केवल कान का होना जरूरी नहीं है, बल्कि ध्यान भी केंद्रित होनी चाहिए। आवाज बंद कर दीजिए। क्लास का शेड्यूल, आवाज थोड़ा कम कीजिए, ज़्यादा हो गया है। क्लास का शेड्यूल किस प्रकार से है ये रोशन सर आपको बता ही दिए होंगे। सोमवार से शुक्रवार तक बायोलॉजी का क्लास चलेगा, शनिवार और रविवार केमिस्ट्री का क्लास चलेगा। और चूँकि समय कम है और पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा है, और आपसे ज़्यादा पढ़े लोग पहले से भी बैठे हुए हैं, ये भी एक बात है। आप अभी पढ़ना शुरू किए हैं, कई लोग ऐसे भी हैं, हम भी उसमें शामिल हैं, कि पहले से बहुत कुछ पढ़े हुए हैं। तो एग्ज़ाम में किस तरह का कंपटीशन है यह आप जानते ही हैं, देखे ही होंगे। हमें ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो क्लास का शेड्यूल यही है कि सोमवार से शुक्रवार हम बायोलॉजी को लेकर चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है, सब्जेक्ट है, और ज़्यादा प्रश्न साइंस में बायोलॉजी के अंतर्गत ही रहते हैं। दूसरा, आपके एग्जाम में जो बायोलॉजी के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो केमिस्ट्री है। तो सप्ताह में 2 दिन, शनिवार और रविवार, हम केमिस्ट्री को डील करेंगे। उसके बाद जब बायोलॉजी और केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा तो फिर फिजिक्स आएगा और इकोनॉमिक्स आएगा। कुल 4 विषय हैं जिसमें थोड़ी बहुत हमारे पास जानकारी है, तो उस जानकारी आपके सामने हम रखेंगे। और एग्ज़ाम निकालने का क्या तरकीब है ये रोशन सर तो बहुत बेहतरीन तरीके से बता ही दिए होंगे आपको। थोड़ी बहुत जानकारी हमारे पास भी है, तो वो भी बता देते हैं। तो सबसे बड़ी हल्ला मत करिए। आप लोग मैट्रिक इंटर के तो विद्यार्थी हैं नहीं, सब ग्रेजुएट हैं। आप लोग भी हल्ला करिएगा तो फिर मैट्रिक वाले, इंटर वाले और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो शांत रहिए, क्लास में हल्ला मत करिए। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सेल्फ स्टडी। घर पर बैठकर आप पढ़ते हैं कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अब जब तक एग्ज़ाम नहीं है, आपके पास पढ़ने के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं होना चाहिए। कोचिंग के बाद जो भी समय बचता है वो सारा का सारा समय घर पर पढ़ने में व्यतीत कीजिए। समय की बंटवारा करिएगा कि घर पर इतना घंटा पढ़ना है, इतना घंटा ये करना है, उतना घंटा वो करना है, तो फिर पढ़ने वालों की कोई कमी बिहार में तो नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप कोचिंग के बाद जो भी समय बचता है उसको केवल और केवल घर पर पढ़ने में व्यतीत कीजिए। एक से एक टैलेंटेड व्यक्ति हुए हैं, हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती, हमारी बातों पर ध्यान।
ठीक है, ध्यान केंद्रित करके रखिए। हम बता रहे हैं कि एक से एक टैलेंटेड लोग एग्जाम में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। उदाहरण हम ही को ले लीजिए। तो टैलेंटेड आप हैं तो जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम निकाल लीजिएगा। आप लगातार घर पर बैठकर मेहनत कर रहे हैं तो यकीन मानिए सफलता आपके काफी नजदीक है। घर पर पढ़ने का फुर्सत नहीं है, या 4 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन नहीं पढ़ते हैं, 15 दिन पढ़ते हैं, बीच में 3 दिन छोड़ देते हैं। तो ये सब जो सिस्टम बनाए हैं घर पर पढ़ने का, तो ये भी असफलता का एक सबसे बड़ा कारण है। तो हमारा तो कहना यही है कि कोचिंग आने जाने से आप दरोगा नहीं बन सकते, आपका रिजल्ट नहीं होगा। कोचिंग के बाद सारा समय घर पर पढ़ने में व्यतीत कीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। बहुत लोग कैप्सूल कोर्स करते हैं, दरोगा एग्जाम देने जाते। कैप्सूल कोर्स में यही होता है, कैप्सूल अंदर रिजल्ट बाहर। इसीलिए किसी भी एग्जाम का सिलेबस महत्वपूर्ण है, और हम आपको ना ज़्यादा पढ़ाएंगे ना कम पढ़ाएंगे, जो सिलेबस है उसको पूरा पढ़ाएंगे। तो बायोलॉजी की आज शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि नियम यही है कि जिसका जितना हिस्सेदारी है उसकी शुरुआत पहले होनी चाहिए। तो आपके साइंस सेक्टर में सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो है वो बायोलॉजी का ही है। तो बायोलॉजी का ही हम शुरुआत करेंगे, और बायोलॉजी का पहला चैप्टर है आपका क्या? सेल, यानी कि कोशिका। और अब आप केवल समझने पर ध्यान दीजिए, केवल समझने पर, क्योंकि परीक्षा में वही पूछा जाएगा जो आपके नोट्स के पीछे में है। नोट्स अगर कोई लिए होंगे तो सारे चैप्टर के पीछे में क्वेश्चन का कलेक्शन है ना, उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्लास में है तो केवल समझने पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न वही आएंगे जो आपको करवाया जाएगा। लेकिन प्रश्न आपको आसानी से याद हो, परीक्षा तक याद रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप हर चीज को समझे। तो परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जाएगा इसका कोई टेंशन नहीं लेना है। प्रश्न वही पूछा जाएगा जो आपके मटेरियल में है। आप केवल और केवल समझने पर ध्यान देंगे। सभी ऑनलाइन वाले दोस्तों से भी आग्रह है कि बेड पर सोकर नहीं पढ़ना है, कुर्सी खरीद कर कुर्सी पर बैठकर पढ़ना है। तो पहला चैप्टर क्या है? सेल। तो हम लोग स्टार्ट करें। बिल्कुल शांत मुद्रा में एकाग्रता के साथ सुनिए, समझिए, और हम बार बार रिपीट भी करते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार बोल दिए तो दूसरा बार हम भूल जाएंगे, उसको फिर से बोलेंगे ताकि हमें भी याद आ जाए और आपको भी लंबे समय तक याद रहे। तो पहला चैप्टर है आपका सेल। अब आइए दोस्तों ध्यान दीजिए कि हम लोग रहते हैं कहां पर? पृथ्वी पर। हमको लगा घर में रहते, ये बोलिए। कहां रहते हैं? पृथ्वी पर। और हमारी जो पृथ्वी है यह 2 ही चीजों से मिलकर बना हुआ है, केवल 2 चीजों से। पृथ्वी केवल और केवल 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक है सजीव और दूसरा है निर्जीव। वेरी गुड, सबको याद है। क्या तीसरा भी कुछ है? नहीं है तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल नहीं है। तो यह पृथ्वी पर 2 ही चीज है, या तो सजीव है या फिर निर्जीव है। और सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, इतना तो आप जानते ही होंगे। जिसमें जान है वो, जिसमें जान नहीं है, सजीव का भी जान निकल जाए तो वह क्या हो जाएगा? मानव सजीव है लेकिन मृत मानव निर्जीव है, यह भी ध्यान रखना है। तो पृथ्वी पर 2 ही चीज है, सजीव और निर्जीव। अब अगर आप एक निर्जीव पदार्थ के बनावट को समझेंगे, कोई भी निर्जीव पदार्थ ले लीजिए, जैसे कि हम ले लिए हैं क्या? पत्थर। गांव सब में इसे बोलते हैं क्या, जानते हैं?
गिट्टी। पत्थर एक निर्जीव पदार्थ है, और अगर हम इसके बनावट को समझेंगे या किसी भी निर्जीव पदार्थ के बनावट को हम समझने की कोशिश करें, तो हर एक निर्जीव पदार्थ की निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत होती है कहां से? एटम से। कहां से? एटम से, परमाणु से। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। एटम सूक्ष्मतम कण है जिससे मिलकर बना होता कौन? निर्जीव। उसके बाद एटम मिलकर के बना लेते हैं क्या? मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, यानी क्या बना लेते हैं? और अणुओं का जो ढेर है वही क्या हो जाता है? पत्थर, यानी कि निर्जीव। इस पृथ्वी पर जो भी निर्जीव पदार्थ है, चाहे वो ठोस है या द्रव है या गैस है, उसकी निर्माण प्रक्रिया कुछ इस तरह से ही हुआ है। एक निर्जीव पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे सूक्ष्मतम कण परमाणुओं से हुआ है। परमाणु पुनः आपस में जुट करके क्या बनाते हैं? और हम जितने भी निर्जीव पदार्थों को आंखों से देख रहे हैं, वास्तव में वो अणुओं का ढेर है। वास्तव में वो अणुओं का ढेर है। आपके सामने यह डिजिटल बोर्ड है जो कि निर्जीव है। इस डिजिटल बोर्ड का भी निर्माण इसी क्रम में हुआ है। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या हाई क्वालिटी का माइक्रोस्कोप लेकर देखेंगे इस बोर्ड को, तो हमें छोटे छोटे क्या दिखाई पड़ेंगे? परमाणु जो मिलकर के क्या बनाए होंगे। और अंततः ये जो बोर्ड देख रहे हैं, डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं दोस्तों, ये वास्तव में अणुओं का ही ढेर है। तो इस पृथ्वी पर जो निर्जीव पदार्थ है, उस निर्जीव पदार्थ का निर्माण किस क्रम में हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, क्या इस बात को आप समझ गए हैं? पहले से भी समझे होंगे क्या जी? तो निर्जीव पदार्थ का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसको आप समझ गए हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि अगर निर्जीव पदार्थ का निर्माण इस क्रम में हुआ है, तो निश्चित तौर पर सजीवों का निर्माण तो किसी ना किसी क्रम में हुआ ही ना होगा। हुआ होगा कि ना हुआ? निर्जीव पदार्थ के निर्माण इस प्रकार हुआ है, तो किसी ना किसी प्रकार से किसका निर्माण हुआ होगा? सजीवों का निर्माण हुआ होगा। तो आइए अब हम थोड़ा सजीव के निर्माण प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। सजीवों के निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है? सेल से होती है, यानी क्या? कोशिका से। यानी जिस तरह सूक्ष्मतम कण परमाणुओं से निर्जीव बने हुए हैं, ठीक उसी तरह सूक्ष्मतम इकाई कोशिका से कौन बने हैं? सजीव बने हुआ है। तो हर एक सजीव के निर्माण में जो सूक्ष्मतम इकाई भाग लेते हैं, आवाज अच्छा क्लियर, माइक सब ठीक कर दिए हैं। बैटरी बदले थे इसका। तो सजीवों की निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत कहां से हुई है? कोशिका से हुई है। ठीक उसी तरह जिस तरह निर्जीव का निर्माण प्रक्रिया परमाणु से हुई है। अब सजीवों की शरीर की निर्माण प्रक्रिया यहां से शुरू होती है, लेकिन इसके बाद क्या होता है जानते हैं? कोशिकाएं मिलकर के पुनः क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, यानी क्या बनाते हैं? उत्तक। फिर उत्तक आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गेन, यानी क्या? अंग। फिर अंग मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, यानी कि अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ढेर सारे तंत्र हैं।
और कई अंग तंत्र मिलकर अंततः किसका निर्माण होता है? बॉडी का निर्माण होता है, यानी किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है। तो निर्जीव की निर्माण प्रक्रिया बहुत छोटी है। सूक्ष्म कण क्या हो गया? वो मिलकर क्या बनाया? और अणुओं का ढेर बन गया पदार्थ। लेकिन निर्जीव से काफी भिन्न होते हैं कौन? सजीव। इसमें जान होते हैं। इसलिए निर्जीवों के तुलना में सजीवों की निर्माण प्रक्रिया काफी जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। और सजीव की निर्माण प्रक्रिया कुछ इस क्रम में होती है, जिसकी शुरुआत कहां से होती है? कोशिका से होती है। कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? उत्तक बनाते हैं। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। और कई अंग तंत्र मिलकर शरीर बनाते हैं। और इस तरह सजीव के शरीर का निर्माण होता है। तो एक सजीव के शरीर का निर्माण कैसे होता है यह देख लिए ना। अब यहां पर समझिए कि कोशिका क्या है। सजीव के शरीर के निर्माण में जो सूक्ष्म इकाई भाग लेते हैं वही क्या कहलाता है? कोशिका कहलाता है। पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी सजीव के शरीर के निर्माण में भाग लेने वाले सबसे सूक्ष्म इकाई को ही क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। इसे मूलभूत भी इकाई भी कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि इसके बिना क्या ये उत्तक का निर्माण संभव है? कोशिका के बिना क्या उत्तक का निर्माण संभव है? बताइए, कोशिका के बिना क्या उत्तक का निर्माण संभव है? उत्तक के बिना अंग का निर्माण संभव है? अंग के बिना अंग तंत्र का निर्माण संभव है? यानी कोशिका ही नहीं रहेगा तो किसी भी सजीव के शरीर का निर्माण हो ही नहीं सकता है। हो सकता है? बताइए। इसीलिए कोशिका को सबसे सूक्ष्म इकाई भी कहते हैं और साथ साथ हम उसे मूलभूत इकाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका क्या है समझ गए? पृथ्वी पर स्थित सभी सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई ही क्या है? सजीवों के निर्माण की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है? क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोशिका क्या है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए, कोशिका क्या है ये तो आप समझ गए। सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई है, सजीवों के शरीर के निर्माण की सूक्ष्म इकाई है। इसके बिना सजीवों का निर्माण संभव नहीं है। मूलभूत इकाई के अलावे कोशिका को सजीवों के शरीर का स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं रचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। रचनात्मक इकाई का मतलब रचना करने वाला। रचनात्मक इकाई जिसके बदौलत एक सजीव का शरीर आकार लेता है। सजीव के शरीर की जो रचना होती है उसमें मुख्य भूमिका किसका है? कोशिका का मुख्य भूमिका। इसलिए हम बोले क्योंकि इसके बिना यह सब नहीं हो सकता। हर एक सजीव के शरीर के रचना में मूल रूप से किसका योगदान है? और इसलिए कोशिका को क्या कहा जाता है? रचनात्मक इकाई कहा जाता है। तो कोशिका सजीव के शरीर की रचनात्मक इकाई है। कोशिका सजीव के शरीर की मूलभूत इकाई है, रचनात्मक इकाई है, मूलभूत इकाई है। इसके अलावे कोशिका को फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं क्या? क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियात्मक इकाई। अब क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिए, कोई भी सजीव जिंदा इसलिए बने रहते हैं कि उन सजीव के शरीर में स्थित सभी अंग कार्य करते रहते हैं। अगर सजीवों के शरीर का अंग कार्य ही ना करे
तो क्या लगता है सजीव जिंदा रह पाएगा? संभव है? नहीं है। तो कोई भी सजीव जो है वह जिंदा इसलिए बना रहता है क्योंकि उस सजीव के शरीर के सारे अंग काम करते रहते। मानव के शरीर में ही फेफड़ा श्वसन का काम करना छोड़ दे, छोटी आंत भोजन को पचाना छोड़ दे, किडनी रक्त को साफ करना बंद कर दे, तो मानव जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो सजीव लगातार जीवित बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसके अंग लगातार कार्य संपन्न करते रहे। और कोई भी अंग जो कार्य संपन्न करते हैं वो भी किसके सहायता से? कोशिका के सहायता से। फेफड़ा श्वसन को कंप्लीट करवाता है। वास्तव में फेफड़ा किससे बना है? ढेर सारे कोशिका से। फेफड़ा के वे सारे कोशिका कार्य करते रहते हैं, जिसके कारण फेफड़ा भी कार्य करते रहता है। छोटी आंत जिन कोशिकाओं से बना हुआ है, अगर वो कोशिकाएं ही काम ना करे तो छोटी आंत काम कर पाएगा? नहीं काम कर पाएगा। तो सजीव के शरीर में जो भी अंग होते हैं वो कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, जिसके स्वरूप एक सजीव जिंदा बना रहता है। और सजीव के शरीर के जो अंग कार्य करते हैं, वास्तव में वो इसलिए कार्य कर रहे होते हैं कि उस अंग के कोशिका भी क्या करते रहते हैं? कार्य करते रहते। तो कार्य करने वाला भी सबसे छोटी इकाई कौन है? इसलिए कोशिका को क्या कहा जाता है? क्रियात्मक इकाई का मतलब कार्य करने वाली। क्रियात्मक इकाई का मतलब कार्य करने वाली इकाई। हर अंग जो कार्य कर रहा है, वास्तव में उस अंग का कौन कार्य कर रहा है? कोशिका कार्य कर रहा है। क्लियर हो गया? कोशिका क्या है ये आप समझ गए होंगे। कोशिका सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई, क्योंकि उसके बिना सजीव का अस्तित्व संभव। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक इकाई है। कोशिका सजीव के शरीर की क्रियात्मक इकाई है। क्लियर हो गया? कोशिका समझ गए क्या है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? और क्लास में ही सारी बात याद होनी चाहिए। आप लोग टारगेट बैच के स्टूडेंट हैं। सजीव के शरीर की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। सजीव के शरीर की रचनात्मक इकाई कौन है? कोशिका है। सजीव के शरीर की क्रियात्मक इकाई क्या है? क्या कोशिका के बिना सजीव का निर्माण संभव है? नहीं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो कोशिका समझ गए कि हर एक सजीव जो पृथ्वी पर है वह कोशिका से ही बना हुआ। और आपके बायोलॉजी में कोशिका का महत्व उतना ही है जितना आपके केमिस्ट्री में परमाणु का महत्व है। जिस तरह केमिस्ट्री में परमाणु महत्व रखता है, उसी तरह बायोलॉजी में कोशिका महत्व रखता है। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि यह बात तो आप समझ गए कि प्रत्येक सजीव का निर्माण कोशिकाओं से हुआ। सजीव तो एक जैसे है नहीं दोस्तों। सजीव को अगर मुख्य रूप से देखे तो सजीव में मुख्य रूप से जंतु, पौधा, जंतु भी एक जैसे नहीं दोस्तों। कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, मानव हो गया। अब पौधा भी कई तरह के, पीपल का पौधा, ठीक है, केला का पौधा, ठीक है, तंबाकू का पौधा। एक तरह के सजीव इस पृथ्वी पर नहीं है। बहुत लोग हंस रहे हैं, काहे जी? मतलब बोल रहे हैं कि सारे सजीव किससे बने हैं? लेकिन सारे सजीव एक जैसे हैं? नहीं है। जंतु हैं तो वो भी कई तरह के, पौधे हैं तो वो भी कई तरह के। तो क्या इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के सजीव हैं, क्या वो एक ही प्रकार के कोशिका से बने हैं? सही सही बोलिए।
क्या इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं क्या वो एक ही प्रकार के कोशिका से बने हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, पकड़ ली है बात को। यानी जितने भी सजीव हैं उनका शरीर कोशिकाओं से तो बना है, लेकिन उनके कोशिकाएं सारे एक जैसे नहीं होते। सभी सजीव कोशिकाओं से बने हैं, लेकिन भिन्न भिन्न सजीव के शरीर में एक तरह के कोशिकाएं नहीं होते हैं। कोशिका का शेप और साइज अलग अलग होता है अलग अलग सजीवों में। तो कोशिका का साइज कितना होता है ये तो समझ ही गए हैं कि अलग अलग सजीवों में अलग अलग साइज के कोशिका होती है, लेकिन कोशिका का साइज कितना होता है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि अब तक हमारे जीव वैज्ञानिकों ने जितने सजीवों के कोशिकाओं के बारे में पता लगाया है, ध्यान दीजिएगा, अब तक हमारे जीव वैज्ञानिकों ने जितने भी सजीव के कोशिकाओं के बारे में पता लगाया है, उनमें सबसे छोटा कोशिका जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर का है। 0.1 माइक्रोमीटर का, यह सबसे छोटे आकार का कोशिका है। इससे छोटा कोशिका अगर है तो वैज्ञानिकों ने उन्हें अब तक खोजा नहीं है। वहीं अगर सबसे बड़े आकार के कोशिका की बात करें तो वो है 170 गुना 135 मिलीमीटर लंबाई गुना चौड़ाई। तो कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 170 गुना 135 मिलीमीटर का तक का होता है। और ये जो सबसे छोटे आकार का कोशिका देख रहे हैं, यह कोशिका एक खास प्रकार के बैक्टीरिया का नाम सुने हैं ना? ये जो सबसे छोटे आकार का कोशिका देख रहे हैं, ये जो सबसे छोटे आकार का कोशिका देख रहे हैं, यह कोशिका एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये एक जीवाणु है। यह क्या है? जीवाणु का नाम है। तो सबसे छोटे आकार के कोशिका का साइज क्या है और यह किसमें पाया जाता है? इससे छोटे आकार का कोशिका अब तक जीव वैज्ञानिकों को नहीं मिला है। मिलेगा तो अखबार में आप पढ़िएगा। और सबसे बड़े आकार का जो कोशिका है उसकी लंबाई 170 मिलीमीटर और चौड़ाई 100। और सबसे बड़े आकार का जो यह कोशिका है, सबसे बड़े आकार का जो यह कोशिका है दोस्तों, वह पाया जाता है किसमें? शुतुरमुर्ग के हाँ ध्यान रखिएगा, अंडा में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। यानी शुतुरमुर्ग के शरीर में भी नहीं पाया जाता, उसके अंडे में पाए जाते। और यह इतना बड़ा कोशिका है दोस्तों कि जिसे हम आंखों से देख सकते। आंखों से कोशिका नहीं दिखता है, क्योंकि प्रकृति ने जो मानव को आंख दिया है वो आंख 100 माइक्रोमीटर से बड़ी वस्तु को ही देख सकता है। बात समझ रहे हैं ना? प्रकृति ने जो हमें आंख प्रदान किया है, प्रकृति ने जो मानव को आंख दिया है, वह आंख अगर स्वस्थ है तो 100 माइक्रोमीटर से बड़ा चीज को ही देख सकता है, उससे छोटा चीज को नहीं। और लगभग सभी कोशिकाएं इससे छोटी होती है, तो कोशिकाएं आंखों से दिखाई नहीं देती है। अपवाद स्वरूप ये कोशिका इतनी बड़ी है कि हम इन्हें आंखों से देख सकते हैं। इससे बड़े आकार की कोशिका अब तक मिला नहीं। क्लियर हो गया? तो क्या सभी सजीवों की कोशिका एक जैसी होती है? नहीं होती है। भिन्न भिन्न सजीवों की कोशिकाएं भिन्न भिन्न तरह की होती है। और जीव वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया सबसे छोटी कोशिका किसमें है? तो वही सबसे बड़ी कोशिका। क्लियर हो गया? अभी ध्यान दीजिए एक बात और,
ये तो समझ ही गए हैं कि सारे सजीव की कोशिका एक जैसी नहीं होती है। लेकिन क्या एक सजीव में स्थित सारी कोशिका एक जैसी होती है? टोन से पकड़ लेते हैं कि यस बोलना है कि नो न जी। क्या एक ही सजीव में स्थित सभी कोशिकाएं एक जैसी होती है? नहीं होती। हमारे आंखों में जिस तरह की कोशिका है, क्या उसी तरह की कोशिका हमारे नाखून में भी है? नहीं। नाखून में जिस तरह की कोशिका है, क्या उसी तरह की कोशिका हमारे त्वचा में भी है? नहीं है दोस्तों। यानी भिन्न भिन्न सजीवों में अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती है और एक ही सजीव में सारे कोशिका एक जैसे नहीं होती है। एक ही सजीव के शरीर के भिन्न भिन्न अंगों की कोशिका का शेप और साइज क्या होता है? अलग अलग होता है। मान लीजिए दोस्तों, हम मानव का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मानव के पास मानव का आंख है, मानव के पास आंख है, छोटी आंत है, गुर्दा है। गुर्दा मतलब किडनी। किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं? गुर्दा कहते हैं। ये अलग अलग अंग है और इस अलग अलग अंग की कोशिका भी क्या है? अलग अलग। वास्तविकता यह है दोस्तों, ध्यान दीजिए, ध्यान भटकाइए मत, क्योंकि आप जो करने जा रहे हैं वह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। होगी कि नहीं होगी? आपने अपने जीवन में कई सारे उपलब्धियां प्राप्त किए होंगे, बहुत सारे उपलब्धियां प्राप्त किए होंगे, क्योंकि आप सब लोग वयस्क हैं, ग्रेजुएट हैं। लेकिन जब आप दरोगा बनिएगा तो वह उपलब्धि बाकी सारे उपलब्धियों पर सबसे बड़ा होगा। तो अगर आप जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बड़े त्याग की भी जरूरत होगी। इसलिए दरोगा की तैयारी करते समय उन गलतियों को बिल्कुल न दोहराइए जो आप पहले कर चुके हैं। और गलतियां कुछ होती नहीं है, सिर्फ घर पर बैठकर पढ़िए, कभी भी पढ़ाई को नजरअंदाज नहीं करिए। आप जब पढ़िएगा ना तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। आप जब पढ़िएगा तो आपको शॉर्ट वीडियो देखने का मन करेगा। आप जब पढ़िएगा तो आपको नींद लगने लगेगा। और यह समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, सबकी है। इतना होने के बावजूद भी आप पढ़ते रहिएगा, यकीन मानिए नौकरी का लेने के लायक आप सबसे उत्तर। ताली मारने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? समझिए और उतारिए। बात समझ रहे हैं ना? तो बहुत है कि सर पढ़ते पढ़ते मन टेंशन हो जाता है, सबका हो जाता है, आप इकलौते नहीं हैं। बहुत कहेगा पढ़ते पढ़ते जो है ना मन विचलित हो जाता है, सबका होता है, मेरा तो पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ध्यान रखिएगा, कोई भी किसी भी तरह के बहाने बना को पढ़ाई को मत टालिएगा। तो भिन्न भिन्न सजीव में एक तरह की कोशिकाएं नहीं होती है और एक ही सजीव के सारे अंगों में एक तरह की कोशिका। आप जानते हैं कि कोशिका का आकार और प्रकार कैसा होगा, यह निर्भर करता है कोशिका के कार्य पर। समान कार्य करने वाले कोशिका की आकार और आकृति भी क्या होगी? समान होगी। मानव की आंख और बंदर के आंख के कोशिका का शेप और साइज लगभग समान होगा। क्यों? तो उनके कार्य क्या है? समान है। बंदर भी अपने आंखों से देखने का कार्य करते हैं, मानव भी अपने आंखों से देखने का कार्य करते हैं। इसलिए बंदर के आंख और मानव के आंखों की कोशिका क्या होगी? लगभग समान होगी। छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन उसके बाद सब कुछ क्या होगा? समान होगा। समान कार्य करने वाले कोशिका की आकार और आकृति भी क्या होता है? और भिन्न भिन्न कार्य करने वाले कोशिका का आकार और आकृति भिन्न भिन्न होता है।
क्या मानव के फेफड़े और मानव के छोटी आंत की कोशिका एक जैसी होगी? नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी कि दोनों अंग के कार्य क्या है? अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका के आकार और आकृति भी क्या होती है? और समान कार्य करने वाले कोशिका के आकार और आकृति भी क्या होती है? भिन्न भिन्न सजीव है। भिन्न भिन्न सजीव की कोशिकाएं अगर उनके कार्य समान है तो उनके कोशिका का आकार और आकृति भी क्या होगा? क्लियर हुआ? बात समझ गए? किसी भी कोशिका का शेप और साइज क्या होता है? शेप और साइज किस पर डिपेंड करता है? समान कार्य करने वाले कोशिका का आकार और आकृति, भिन्न भिन्न कार्य करने वाले कोशिका का आकार और आकृति। क्लियर हो गया इतना? सभी सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई क्या है? क्रियात्मक इकाई क्या है? रचनात्मक इकाई क्या है? क्या इस पृथ्वी पर जितने सजीव हैं उनके कोशिकाएं एक समान है? नहीं है। किसी भी कोशिका का शेप और साइज, आकार और आकृति किस पर निर्भर करता है? कार्य पर निर्भर करता है। समान कार्य करने वाले कोशिका के आकार और आकृति समान है। पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ की वो कोशिका जो पानी का परिवहन करता है, आकृति एक जैसी होगी। क्यों? तो कार्य उसका क्या है? सेम है। क्लियर हो गया? जब शेप और साइज को आप समझ ही गए हैं तो अब हम बात करेंगे कोशिका की संख्या पर। कोशिका की संख्या पर। क्या भिन्न भिन्न सजीवों के शरीर में कोशिका की संख्या भी समान होती है? आप लोग बहुत चीज पहले से पढ़े हुए, सबका सही सही उत्तर दे रहे हैं। क्या भिन्न भिन्न सजीव के शरीर में कोशिका की संख्या भी समान होती है? नहीं होती है दोस्त। कोशिका की संख्या भिन्न भिन्न सजीवों में एक समान नहीं होती है। भिन्न भिन्न सजीवों में कोशिका की संख्या कितनी होगी यह डिपेंड करते हैं उस सजीव के शरीर के आकार पर। शरीर का जितना बड़ा आकार होगा कोशिका की संख्या उतनी ही अधिक होगी। शरीर का आकार जितना छोटा होगा कोशिकाओं की संख्या उतनी ही क्या होगी? छोटी होगी। संख्या उतनी ही कम होगी। आपसे पूछा जाएगा कि एक वयस्क चूहे में ज्यादा कोशिका होगा या एक वयस्क हाथी में? हाथी में ज्यादा कोशिका होगा क्योंकि हाथी का शरीर चूहे से कई गुना बड़ा है। बात समझ गए कि नहीं? चूहे के शरीर में ज्यादा कोशिका होगा या हाथी? क्यों? तो कोशिका की संख्या किस पर निर्भर करती है? शरीर के आकार पर। एक वयस्क गुलाब के पौधे में ज्यादा कोशिका होगा कि एक वयस्क बरगद के पेड़ में? बरगद के पेड़ में। क्लियर हो गया? तो आप समझ ही गए हैं कि भिन्न भिन्न सजीवों के कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती है और भिन्न भिन्न सजीवों में कोशिका की संख्या भी समान नहीं होती। अब ध्यान दीजिए कि कोशिका को संख्या के आधार पर जीव वैज्ञानिकों ने कोशिका की संख्या के आधार पर जीव वैज्ञानिकों ने समूचे सजीव को दो भागों में बांटा। कोशिका के संख्या के आधार पर इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव है उसे कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक है आपका यूनिसेलुलर यानी क्या? एक कोशिकीय, और दूसरा मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय। कोशिका के संख्या के आधार पर सजीव कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कोशिका की संख्या के आधार पर सजीव कितने प्रकार के? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय क्या है, बहुकोशिकीय क्या है, नाम से ही पता चल जाएगा। क्या?
ऐसे सजीव जिनके शरीर में केवल एक कोशिका है, केवल एक कोशिका, उसे क्या कहते हैं? और जिनमें एक से अधिक है अब एक कोशिकीय सजीव के शरीर में केवल और केवल क्या है? एक कोशिका है, और एक कोशिका आंखों से दिखेगा नहीं। तो जितने भी एक कोशिकीय सजीव है, जितने भी एक कोशिकीय सजीव है, जैसे जीवाणु, जैसे प्रोटो, ये सब एक ही कोशिका के बने सजीव है, एक कोश के है, ये आंखों से दिखाई नहीं देते। कोई भी एक कोश के सजीव हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, और आंखों से दिखने वाला हर सजीव क्या है? आंखों से दिखने वाला हर सजीव क्या है? बहुकोश के, एक कोश की आंखों से दिखाई। तो संख्या के आधार पर सजीव कितने प्रकार के? अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि आपने देखा शुरुआत में ही कि एक सजीव के शरीर के निर्माण किस प्रकार से होता है। कोशिका मिलकर क्या बनाती है? क्या बनाती है? उत्तक। उत्तक मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गेन। अंग मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गेन सिस्टम। और ऑर्गेन सिस्टम मिलकर क्या बनाता है? बॉडी। इस तरह सजीव का निर्माण होता है। लेकिन इस तरह से केवल किस सजीव का निर्माण होता है? बहुकोश। जो एक कोश के सजीव है उनका शरीर में केवल एक कोशिका है। यानी कि ये जो सजीव है इनके शरीर में उत्तक, जो एक कोश के सजीव होते हैं दोस्तों, जो एक कोश के सजीव होते हैं उनके शरीर में कोई उत्तक नहीं होते, उनके शरीर में कोई अंग, उनके शरीर में कोई अंग तंत्र, उनके शरीर में केवल और केवल जो एक कोश के सजीव होते हैं उनके शरीर में केवल एक कोशिका होता है। उनके शरीर में उत्तक नहीं होते, अंग नहीं होते, अंग तंत्र नहीं होते। जीवाणु का किडनी खराब हो गया है। काय आवाज फंस रहा है बार बार जी? बैटिक बदलो इसका तेजी से। 1 सेकंड बैटिक बदलवाते। अरे बैटिक तो साफ डिस्चार्ज है जी। ये 2-4 सेकंड के लिए छोड़ता है, समझे? कुछ लोग ऑनलाइन बोल रहे हैं बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत कहाँ है? 1-2 सेकंड के लिए आवाज छोड़ देता है, उसको जल्द ठीक करवा लेते हैं। हाँ, तो क्या बता रहे थे? हाँ, बता रहे थे कि एक कोशिकीय सजीवों में केवल और केवल एक कोशिका होता है, उनके शरीर में उत्तक अंग सब। तो सजीवों की जो इस बनावट को आप समझे हैं वो कौन सजीव का है? जीवाणु में उत्तक होगा, अंग होगा, कुछ नहीं होगा, केवल और केवल एक कोशिका होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इतनी बात आप समझ चुके हैं ना? सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका है। रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका है। क्या सभी सजीवों में एक ही तरह के कोशिका होते हैं? नहीं, भिन्न भिन्न सजीवों में अलग अलग तरह के कोशिका होते हैं। क्या एक सजीव के शरीर में एक ही तरह की कोशिका होती है? नहीं होती है। सजीव के अलग अलग कार्य करने वाले अंग की कोशिका भी क्या होती है? अलग होती है। लेकिन भिन्न भिन्न सजीवों में समान कार्य करने वाले अंग की कोशिका क्या होगा? एक सजीव के कोशिका का आकार और आकृति कैसी होगी यह किस पर निर्भर करता है? कार्य पर निर्भर करता है।
क्या सभी सजीवों में कोशिका की संख्या समान होती है? नहीं होती है। सजीव के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करता है? शरीर के जितना बड़ा आकार उतनी ही अधिक संख्या में कोशिका। कोशिका के संख्या के आधार पर सजीव कितने प्रकार के? सभी सजीव जो आंखों से नहीं दिखते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, और जितने भी सजीव जो आंखों से दिख रहे हैं उत्तक अंग अंगतंत्र केवल किसमें होते हैं? उत्तक अंग अंगतंत्र का अभाव होता है किसमें? एक कोशिकीय सजीव का शरीर केवल और केवल, कोई दिक्कत नहीं ना, यानी उत्तक बनने के लिए एक से अधिक कोशिका चाहिए। एक कोशिका क्या उत्तक बना सकता है? नहीं बना सकता। क्लियर हो गया दोस्तों? अब आइए, कोशिका के बारे में लगभग जितनी चीज जाननी चाहिए उससे ज्यादा आप जान चुके हैं ना। लेकिन कोशिका के बारे में इतनी जानकारी जो हमें पता लगा है वो कैसे लगा? तो इसके लिए कई वैज्ञानिकों ने निरंतर प्रयास किए। महान महान जीव वैज्ञानिक हुए जो निरंतर अपने प्रयोगशाला में कई महान रिसर्च किए। उसी वैज्ञानिकों के प्रयोगों के मदद से हम इतना बात जान पाए हैं, समझ पाए। तो कोशिका के बारे में जो जानकारी हमारे पास आई है, उस जानकारी के पीछे किन किन वैज्ञानिकों का योगदान है, अब हम उन वैज्ञानिकों को ही याद करने वाले हैं। वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह परीक्षा का सिलेबस है। दूसरा, वैज्ञानिकों के बारे में जानना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जिनके खोजों के बदौलत हम इतना ज्ञान अर्जित कर पाए हैं, तो उन व्यक्ति का नाम जानना तो बहुत जरूरी होता है। तो आइए अब हम उस वैज्ञानिकों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं जिनके खोजों के बदौलत, जिनके रिसर्च के बदौलत हम इतनी बातों को समझ पाए हैं, इतनी बातों को जान पाए हैं। और जब हम आपको वैज्ञानिकों के बारे में बताएंगे तो हम समय को भी बताते जाएंगे। समय को बताने के पीछे मुख्य प्रयोजन यही होगा कि आप यह समझ सके कि आखिर विज्ञान का विकास कितनी धीमी गति से हुआ। अभी तो हम लोग पन्ना पलटाते हैं, ज्ञान अर्जित करते जाते हैं, खत्म। लेकिन उस पन्ना को बनने में लंबा वक्त लगा है दोस्तों, बहुत लंबा वक्त, जो अभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले आइए 1590 में, समय है 1590। हमको लगता भारत में मुगल काल का दौर चल रहा था ना जी। 1590 की बात है। 1590 में विज्ञान के क्षेत्र में एक महान क्रांतिकारी खोज हुआ। 1590 में वो कौन सी क्रांतिकारी खोज हुआ? तो माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप का यानी किसका? सूक्ष्मदर्शी का। सूक्ष्मदर्शी वही यंत्र है जिसके मदद से हम वो देख सकते हैं जो आंखों से दिखता। तो सूक्ष्मदर्शी का खोज 1590 में हुआ। अब आप कहिएगा पढ़ रहे हैं, सेल बता रहे हैं सूक्ष्मदर्शी, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, कोशिका भी आंखों से दिखते नहीं है। कोशिका का खोज बिना माइक्रोस्कोप के खोज का संभव नहीं था। कोई वैज्ञानिक कोशिका को खोजे उससे पहले जरूरी था किसका खोज होना? क्या माइक्रोस्कोप के खोज के बिना, माइक्रोस्कोप के खोज के बिना कोशिका का खोज संभव है?
नहीं है, इसीलिए इस खोज को हम क्रांतिकारी कह रहे। तो 1590 में माइक्रोस्कोप का खोज हुआ और ये खोजने वाले थे जेड जेनसेन। जेड जेनसेन और उसी के भाई एच जेनसेन, दोनों चश्मा का दुकान करते थे। ये दोनों भाई किसका दुकान करते थे? चश्मा का दुकान करते थे। और भूल चूक उन्होंने किसका खोज कर लिया? माइक्रोस्कोप का खोज कर लिया। और माइक्रोस्कोप के खोज होने के साथ ही मानव उन चीजों को देखने में दिलचस्पी लेने लगी जो उन्हें पहले आंखों से दिखाई नहीं देता। तो माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया? अब 1590 के बाद आ जाइए कहां? 1665। 65 10 75 न हो गया जी। 75 साल बाद माइक्रोस्कोप के खोज होने के 75 साल के बाद खोज हुआ किसका? यानी किसका? कोशिका का खोज कब हुआ? और इस कोशिका को खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक। तो माइक्रोस्कोप के खोज के बाद रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किसको खोजा गया? कोशिका को खोजा गया। अब रॉबर्ट हुक ने कोशिका को कैसे खोजा, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। रॉबर्ट हुक ने एक लिया कॉर्क। क्या लिया? कॉर्क, यानी पेड़ की छाल को ही क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। क्यों कहते हैं? कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्या लिया? कॉर्क लिया। किसने लिया? रॉबर्ट हुक। अब 75 साल बाद माइक्रोस्कोप और ज्यादा डेवलप्ड हो गया। ये जो माइक्रोस्कोप जेनसेन वाला था ये बहुत लो क्वालिटी वाला था, लेकिन 75 साल के बाद माइक्रोस्कोप काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव हो चुके थे। तो रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल लिया यानी कॉर्क लिया और कॉर्क को उन्होंने पतला से पतला काट दिया। जितना संभव हो उन्होंने कॉर्क को उतना पतला काट दिया। जब देखा कि और पतला नहीं हो सकता है तो काटना बंद कर दिया। और जब कॉर्क के एकदम पतले टुकड़े को उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से देखा, जब पतले कॉर्क को रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें इस कॉर्क में माइक्रोस्कोप में किस तरह दिखा? तो एकदम मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखा। मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखा। किस तरह दिखा? मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखा। रॉबर्ट हुक चौंक गया। व्हाट इज दिस? क्या दिख रहा है? तो ये जो उन्हें एकदम मधुमक्खी के छत्ते के तरह छोटे छोटे होल दिखाई पड़े, छोटे छोटे कमरे दिखाई पड़े, इसी का नाम उन्होंने क्या रखा? सेल रखा। और सेल ही क्यों रखा जानते हैं दोस्तों? तो सेल एक लैटिन वर्ड है, अपना देवनागरी का शब्द नहीं है। सेल कैसा शब्द है? लैटिन शब्द। और सेल जो ये लैटिन शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? सेल एक प्रकार का लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ, और रॉबर्ट हुक को छोटा छोटा कमरा ही दिखाई दिया, इसीलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? सेल रख दिया। और इस तरह से सेल का पहली बार खोज हुआ। क्लियर हो गया? तो सेल का खोज किस वर्ष हुआ? किसने किया? किससे किया? कॉर्क से किया। कॉर्क मतलब पेड़ की छाल। और यह सेल एक प्रकार का कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ, यानी सेल का अर्थ क्या होता है? और अब
अब आप जान गए कि आखिर रॉबर्ट हुक ने सेल शब्द ही क्यों चुना, दूसरा शब्द क्यों नहीं चुना। ये आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि कॉर्क में उन्होंने जब पहली बार कोशिका को देखा तो कोशिका उसे छोटा छोटा कमरा के तरह ही दिखाई पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा कोशिका कमरा ही कमरा है। कोशिका का शेप और साइज क्या होता है? अलग अलग होता है। पहली बार दिखा तो पहली बार ये शब्द लाया, उसी के साथ ये चल पड़ा। तो इस तरह से माइक्रोस्कोप के खोज के 75 साल बाद किसका खोज हुआ? सेल का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। क्यों किया? वैज्ञानिक थे, किया जी। ठीक है। सेल कैसा शब्द है? सेल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो 1590 1665 से अब आ जाइए 1683 पर। 1683 पर 1683 में एक वैज्ञानिक जिसका नाम था ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक ने पहली बार किसको खोजा? जीवित कोशिका को। हालांकि ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका को पहली बार कब देख लिया था? 1675 में ही देख लिया था, लेकिन अपने खोज की पुष्टि उन्होंने कब की? तो कहीं बुक में आपको 1675 मिलेगा, कहीं पर 1683 मिलेगा, और हमारे यहां दोनों मिल गए आपको। तो जीवित कोशिका का सबसे पहला खोज किसने किया? तो इसका मतलब है कि रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिका को खोजा था वो कैसा था? वो मृत कोशिका था। वो क्या था? जीवित कोशिका खोजने का श्रेय किन्हें प्राप्त हुआ? अब आपको यह भी समझना होगा कि आखिर जीवित कोशिका कैसा होता है, मृत कैसा? रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया कोशिका वो मृत कोशिका थी। पहली बार जीवित कोशिका को किसने खोजा? ल्यूवेन हॉक ने खोजा। तो आखिर जीवित और मृत कोशिका में क्या अंतर होता है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। तो जीवित कोशिका और मृत कोशिका की पहचान किस प्रकार से होगी? कैसी कोशिका मृत कोशिका होती है और कैसी कोशिका जीवित कोशिका होती है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मान लीजिए कि ये एक कोशिका है। क्या है? हालांकि कोशिका सारे के सारे गोल नहीं होते हैं, आयताकार, वर्गाकार, अनियमित आकार, किसी भी तरह का। इस तरह का भी कोशिका हो सकता है, इस तरह का भी कोशिका हो सकता है, इस तरह की कोशिका हो सकता है। कोशिका भिन्न भिन्न आकृति की होती है, लेकिन जितने भी कोशिका होते हैं उस कोशिका के भीतर क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। कोशिका के भीतर क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। और कोशिका के भीतर का तरल पदार्थ ही तय करता है कि कोशिका जीवित है कि कोशिका मृत हो गया। ऐसी कोशिका जिसके भीतर का तरल पदार्थ है वो क्या है? जीवित कोशिका। तरल पदार्थ सूख गया। और थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि कोशिका के भीतर के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका के भीतर का तरल पदार्थ यानी कि जीव द्रव है, तो वो अजीव द्रव सूख गया। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को कॉर्क से न खोजा था, पेड़ की छाल से न जी। पेड़ का छाल तो अपने आप सूखा होता है, तो उसका कोशिका का सारा तरल पदार्थ क्या था? इसीलिए वो कोशिका क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो एक मृत कोशिका और एक जीवित कोशिका में क्या अंतर है, इस बात को समझ गए ना? लेकिन यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि मृत कोशिका जीवित कोशिका के तुलना में मजबूत होते हैं। जो मृत कोशिका होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं। हम लोगों का नाखून या नाखून जो होते हैं, नाखून के ऊपरी भाग की कोशिका क्या होती है?
मृत वही त्वचा की कोशिका, नाखून से आप दूसरों को घायल कर सकते हैं, है कि ना है, क्योंकि उसमें मजबूती है। तो ऐसा भाग सजीवों का जो मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, ऐसा भाग सजीवों का जो मृत कोशिकाओं से बने होते, वो काफी मजबूत होते। गाय भैंस के सींग बहुत मजबूत होते क्योंकि वे मृत कोशिका से बने होते। तो मृत कोशिका के जीव द्रव यानी कि भीतर के तरल पदार्थ सूख जाते हैं, लेकिन वो काफी मजबूत हो जाते हैं। सजीवों का वो सारा एरिया जो मृत कोशिकाओं से बना हुआ है, निश्चित वो काफी ज्यादा मजबूत होगा। क्लियर हो गया? तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजा था वो कैसा कोशिका था? जीवित कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया? एक जीवित कोशिका और एक मृत कोशिका में क्या अंतर है, इस बात को समझे। आगे चलकर 1831 में एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट, उन्होंने पता लगाया कि जितने भी तरह की कोशिका होता है, चाहे आयताकार, वर्गाकार या अनियमित आकार, उन कोशिका के मध्य में एक गोलाकार सघन यानी कि डेंस संरचना होती है। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में यह पता लगाया कि प्रत्येक कोशिका के मध्य एक सघन गोलाकार संरचना होती है और कोशिका के मध्य में पाई जाने वाली सघन गोलाकार संरचना को रॉबर्ट ब्राउन ने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस नाम दिया, यानी हिंदी में। तो 1831 में यह पता चला कि कोशिका में क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। केंद्रक के खोजकर्ता कौन? और केंद्रक नाम देने वाले भी कौन? रॉबर्ट ब्राउन। हालांकि रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक के खोज के लिए उतना ज्यादा जाने नहीं जाते हैं। रॉबर्ट ब्राउन का एक महत्वपूर्ण खोज केमिस्ट्री के कोलाइड चैप्टर में ब्राउनी गति से है। जो भी केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे वो केमिस्ट्री में ब्राउनी गति के बारे में पढ़े होंगे। वह ब्राउनी गति के भी प्रतिपादक कौन है? और वो ब्राउनी, ये जो रॉबर्ट ब्राउन है, ये अपने ब्राउनी गति के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। लेकिन कोशिका के मध्य के गोलाकार सघन संरचना, जिसे रॉबर्ट ब्राउन ने ही केंद्रक नाम दिया, तो आगे चलकर किसकी खोज हुई? केंद्रक की खोज हुई। अब ध्यान दीजिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोज लिया, ल्यूवेन हुक ने जीवित कोशिका को खोज लिया, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक को खोज लिया। लेकिन अभी तक किसी भी वैज्ञानिकों को यह पता नहीं चला है कि कोशिका से ही सजीवों का निर्माण हुआ। अभी तक किसी भी वैज्ञानिकों को यह पता नहीं चला है कि जिस कोशिका को वो खोज लिए हैं उसी से सजीवों का निर्माण हुआ। आखिर कोशिका से ही सजीवों का निर्माण हुआ है। आखिर कोशिका से ही सजीवों का निर्माण हुआ है। इस बात की जानकारी कब लगा? इस बात की जानकारी तब लगा जब क्या पेश हुआ? सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी क्या है? तो थ्योरी है। और इस सेल थ्योरी का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेल थ्योरी आने के बाद ही लोगों को यह जानकारी मिल पाई कि प्रत्येक सजीव किससे बना हुआ है? कोशिका से बना है। अभी तक जो वैज्ञानिक पढ़े हैं वो खाली हल्ला करें कोशिका कोशिका कोशिका। रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेन हुक, रॉबर्ट ब्राउन, किसी को यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो जो खोज कर रहे हैं उसी से सजीवों का निर्माण हुआ है।
सजीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है या प्रत्येक सजीव कोशिकाओं से बने हुए हैं, इसकी जानकारी क्या आने के बाद लगी। और सेल थ्योरी आपको लगभग 1838-39 में आया और ये दो वैज्ञानिक स्लाइडेन तथा स्वान के द्वारा, स्लाइडेन तथा स्वान ने मिलकर पेश किया क्या, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर पेश किया, स्लाइडेन और सेल थ्योरी की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि इससे यह जानकारी मिल पाई कि प्रत्येक सजीवों का निर्माण सेल से हुआ है। सेल थ्योरी में कई सारी बातें थी, लेकिन मुख्य बातें कितनी थी, 4। मुख्य बातें कितनी थी, 4 थी। तो वो जो 4 मुख्य बातें थी सेल थ्योरी के, उसी 4 मुख्य बातों का हम लोग जिक्र करेंगे एक बार फिर से। सबसे पहला मुख्य बात सेल थ्योरी का यही था कि प्रत्येक सजीव कोशिका से बना है। कुछ एक कोशिका से बना है और कुछ एक से अधिक कोशिका से बना है। सेल थ्योरी की सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव है सारे सारे किससे बने हैं, कोशिका से बने। कुछ सजीव एक कोशिका से और कुछ एक से अधिक कोशिका से। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि कोई भी सजीव क्यों ना आप देख रहे हो पृथ्वी पर, कोई भी सजीव, हर प्रत्येक सजीव के निर्माण की, प्रत्येक सजीव की निर्माण की शुरुआत एक ही, प्रत्येक सजीव के निर्माण की शुरुआत एक ही कोशिका से होती है। आप बड़ा से बड़ा सजीव को देख लीजिए, छोटा से छोटा सजीव को देख लीजिए, हर सजीव का जो निर्माण शुरू होता है कितने, एक कोशिका से। हाथी का भी निर्माण पहली बार शुरू होता है कितने कोशिका से, और चूहा का भी निर्माण शुरू होता है पहली बार कितने कोशिका से। तो सेल थ्योरी की पहली बात कि प्रत्येक सजीव, और प्रत्येक सजीव के निर्माण की शुरुआत एक ही कोशिका से होती है, हर सजीव का। मानव की निर्माण प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं, एक मानव का निर्माण कैसे होता है। मानव के निर्माण में मेल बॉडी का भाग लेता है स्पर्म सेल, फीमेल बॉडी का भाग लेता है ओवा सेल। मेल बॉडी के स्पर्म सेल और फीमेल बॉडी का ओवा सेल आपस में फर्टिलाइज होते हैं, बनाते हैं क्या, जायगोट। और जायगोट जानते हैं क्या है, एक कोशिकीय। जायगोट क्या है, एक कोशिकीय। फिर आगे जायगोट बना लेता है इम्ब्रियो। इम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं हिंदी में, भ्रूण। भ्रूण आगे चलकर क्या बनाता है, गर्भ, अंग्रेजी में फीटस। अब फिर गर्भ आगे चलकर क्या बनता है, शिशु। अब फिर शिशु लेते हैं जन्म। तो एक मानव की भी निर्माण की शुरुआत जो हुआ है कहां से, और जायगोट क्या है, एक कोशिकीय। और ऐसा सिर्फ मानव के साथ नहीं है दोस्तों, हर एक सजीव जो एक कोशिकीय है वो तो एक कोशिका वाला है ही, लेकिन जो बहुकोशिकीय है उसकी भी शुरुआत कहां से होती है, एक कोशिकीय से। और आपको पता है जब आपको जायगोट देखेगा, भिन्न भिन्न जंतु का जायगोट देखेगा, आप अंतर नहीं कर पाइएगा। आपको मानव का जायगोट दे देगा, हाथी का जायगोट दे देगा, घोड़ा का जायगोट दे देगा, और दे देगा माइक्रोस्कोप, पता लगाइए कौन घोड़ा का, कौन हाथी का, कौन मानव का, नहीं पता लगा। भिन्न भिन्न जंतु जो पृथ्वी पर है उनके जायगोट एक ही तरह के होते हैं,
जायगोट में कोई अंतर नहीं होता। क्लियर हो गया? तो सेल थ्योरी की पहली महत्वपूर्ण बात यही थी कि प्रत्येक सजीव किससे बना है? कोशिका से बना है। प्रत्येक सजीव के निर्माण की शुरुआत एक ही कोशिका से होती है। प्रत्येक सजीव के निर्माण की शुरुआत एक ही कोशिका से होती है। बहुत लोग अभी ये थक गया है, ठीक है, कर की छुट्टी दीजिए, नींद आ रहा है दोस्तों, दुकान खोल लीजिए। दरोगा की तैयारी करते करते आपको ढेर सारे परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, ये बात जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि किताब खरीदे, बैग खरीदे, लटका के कोचिंग आए, बस नौकरी हुआ, ऐसा कुछ बात समझे कि नहीं समझे? इतना परेशानी आएगा दरोगा की तैयारी करते 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 कि आपका दिमाग कभी कभी ऑल बॉल करने लगेगा। लेकिन उस स्थिति में आपको खुद संभालना है, उसके बाद दरोगा बनना है ही बनना है। बात समझ रहे हैं ना? और सबसे जरूरी चीज सेल्फ स्टडी, वो छूटनी नहीं चाहिए। कोचिंग एक दिन छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन वीडियो दे देंगे, लेकिन घर पर पढ़ाई कभी नहीं छूटनी चाहिए। अधिकांश लोगों की तैयारी इसलिए मुकम्मल नहीं हो पाती है क्योंकि वो ठीक तरह से घर पर बैठकर यानी सेल्फ स्टडी करते ही नहीं है। जाएगा पढ़ने, देख रहा है शॉर्ट वीडियो। यही स्थिति हो गई है। आजकल तो लोग धर्म स्थलों पर जाते हैं इसलिए ताकि वो ईश्वर का भक्ति नहीं, फोटो खिंचा सके। सही बात बता रहे हैं। आजकल का जनरेशन किसी भी धर्म का क्यों ना हो, अक्सर धर्म स्थलों पर जाकर के ईश्वर के भक्ति नहीं करते, फोटो खिंचवाते रहते। देखे ना? तो सब कुछ से बचकर रहना है, खासकर फोटो खिंचाने से तो बिल्कुल बच के रहना। तीसरी प्रमुख बात, तीसरी है, देखिए चौथी कह रहे हैं, अभी तो ये बात ना हुआ है। तीसरी प्रमुख बात, आप शुरुआत में ही देखे कि कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? उत्तक। कोशिका मिलकर उत्तक बनाते हैं। शुरुआत में ही देखे थे कि कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? सेल मिलकर टिश्यू, और टिश्यू मिलकर ऑर्गेन। क्या हुआ? जाइए जाइए, इसी देख निकल जाइए। कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? उत्तक। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेन। तो कोशिका मिलकर उत्तक बनाते हैं, इसका मतलब आप ये मत समझिए कि कोशिका अकेले नहीं रह सकता। कोशिका में अकेले रहने की भी क्षमता है। सेल थ्योरी की तीसरी प्रमुख बात यह है कि सेल मिलकर उत्तक बनाते हैं, तो इसका मतलब आप ये मत समझिए कि अकेला कोशिका रह ही नहीं सकता है। एक अकेला कोशिका में भी इतनी क्षमता है कि वो अपना जीवन स्वतंत्र तरीके से इस प्रकृति में जी सकता है। किसी जीवाणु के शरीर में केवल एक कोशिका होती है, वो जीवित रहती है कि नहीं रहती? तो जरूरी नहीं है कि कोशिका मिलकर उत्तक बनाएगा तब एक कोशिका जिंदा रह पाएगा। एक अकेला कोशिका में भी इतनी क्षमता है कि वे स्वयं जीवन यापन कर सकते। एक अकेला कोशिका में भी इतनी क्षमता है कि वह स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सके। क्लियर हो गया? और चौथी प्रमुख बात कि नए कोशिका का निर्माण जिस भी प्रक्रिया से होता हो, उसमें प्रमुख भूमिका केंद्रक की होती है। ध्यान दीजिए, सेल थ्योरी लगभग सारी बात बता दिया, लेकिन सेल थ्योरी
यह बताने में असफल रहा कि सजीव के शरीर में नया कोशिका बनता कैसे है। सेल थ्योरी का लाइन देख रहे हैं कि नए कोशिका का निर्माण जिस भी प्रक्रिया से होता, यानी स्लाइडेन और स्वान को अब तक यह नहीं पता चला है कि नया कोशिका बनता कैसे है, लेकिन वो इस बात को कह रहे हैं कि जैसे भी बनता उसमें प्रमुख भूमिका किसकी होती है? केंद्रक। वही केंद्रक जिसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। तो सेल थ्योरी में कितने प्रमुख बात थी? और हमको लगता है कि चारों बात आपको याद हो गया होगा। प्रत्येक सजीव कोशिका से बना है, यह पहली बार किसने बताया? स्लाइडेन और स्वान ने, यानी कि सेल थ्योरी ने। हर सजीव का निर्माण कितने कोशिका शुरू होता है? एक कोशिका शुरू होता है। जरूरी नहीं है कोशिका मिलकर ऊतक बनाएगा तबे जीवित रहेगा, एक अकेला कोशिका भी जीवित रह सकता है। नए कोशिका का निर्माण जिस भी प्रक्रिया से होता है उसमें प्रमुख भूमिका। तो सेल थ्योरी नए कोशिका के निर्माण प्रक्रिया को बताने में असफल रहा। सेल थ्योरी यह नहीं बता पाया कि नया कोशिका बनता कैसे। क्लियर हो गया? एक बार सेल थ्योरी की प्रमुख बातें पढ़िए। तो नोट नहीं लिए हैं कोई? ले लीजिएगा, ठीक है, ले लीजिएगा। मार्केट में हर जगह हमारा नोट उपलब्ध है। अब तो पढ़ना है ही, क्या पढ़ना है ये तो तय कर लिए ना, तो नोट ले लीजिएगा या फोटो स्टेट करवा लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अल्लाह ने हल्ला मत करिए। सभी लोग वयस्क और सबको पता है क्या करना है। शांत हो जाइए। सेल थ्योरी की सारी बातें समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। जब तक नोट नहीं है तब तक मोबाइल है ना, उससे फोटो खींच लेंगे क्या। अब आगे देखिए, अब ध्यान दीजिए। आगे सेल थ्योरी हो गया। तो 1838-39 में क्या आया? उसके बाद 1839 में ही एक वैज्ञानिक थे जिनके नाम था क्या? पुरकिंजे ने। इन्होंने किसके बारे में पता लगाया? किसके बारे में? जीव द्रव के बारे में, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और आप जानते हैं प्रोटोप्लाज्म कितना महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर कोशिका जिंदा है या मृत है ये पता चलता है कि नहीं है? तो कोशिका के भीतर के जीव द्रव का खोज किसने किया? पुरकिंजे ने किया। कब किया? और एक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है? और यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग इसीलिए है कि इसी आधार पर यह तय होगा कि कोशिका जीवित है कि। अब जानते हैं एक वैज्ञानिक हुए, उनका कथन है कि जीव द्रव, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार है। यह कथन किसका है? हक्सले का है। किसका है? एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम क्या है? हक्सले। इसका यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीव द्रव ही जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव को भौतिक आधार जीवन का इसलिए बताया गया कि जीव द्रव ही नहीं रहेगा तो कोशिका का निर्माण संभव है। कोशिका नहीं है तो फिर सजीवों का निर्माण संभव। इसी कारण से हक्सले का कथन है कि जीव द्रव जीवन का भौतिक, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। किसका कथन है? हक्सले का। जीव द्रव को किसने खोजा? पुरकिंजे ने खोजा। कोशिका के भीतर के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते। कोई दिक्कत नहीं। 1839 के बाद 1846 में भी एक वैज्ञानिक जिसका नाम था वॉन मोल, उन्होंने भी जीव द्रव को खोजा।
39 के बाद 1846 में भी एक वैज्ञानिक हुए जिसका नाम था वॉन मोल। उन्होंने भी जीव द्रव को खोजा, लेकिन पहली बार किसने खोजा? पहली बार किसने खोजा? कुर्क इंजन। क्लियर हो गया। अब आइए दोस्तों 1855 में, 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने यह पता लगा लिया कि आखिर नया कोशिका बनता कैसे। 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने यह पता लगा लिया कि आखिर नया कोशिका बनता। तो नया कोशिका कैसे बनता है? तो नया कोशिका का निर्माण किससे होता है? किससे होता है? पुराना कोशिका से। 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने वह जानकारी सामने ला दी जो सेल थ्योरी भी नहीं ला पाया। सेल थ्योरी में नया कोशिका बनता कैसे, इस बात की जानकारी मिल पाई थी, लेकिन रुडोल्फ विर्चो ने यह बात का पता लगा लिया कि एक सजीव के शरीर में नए कोशिका का निर्माण उस सजीव के शरीर में स्थित पहले के ही किस कोशिका से होता है, और पुराने कोशिका से नया कोशिका बनना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। सेल, तो सेल डिवीजन का खोज किसने की? सेल डिवीजन का मतलब है पुराना कोशिका से वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीवों के शरीर में पुराने कोशिका से नए कोशिका बनता, उसे क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन का खोज किसने किया? किसने किया? रुडोल्फ विर्चो। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए कि अब तक कोशिका के बारे में बहुत कुछ सामने आ चुका, बहुत कुछ सामने आ चुका। बात मत करिए, बहुत लोग बात करने लगते हैं, ये भी क्लास का एक बहुत बड़ी बीमारी है। झूठ मूठ का बात कर रहे हैं, बात नहीं करना। जिससे बात कर रहे हैं वही आपका परीक्षा में 5 को क्वेश्चन गलती करवाएगा। तो जनरल कंपटीशन पर किसी पे भरोसा, खुद पे भरोसा करें। मिलजुल कर तैयारी करना अच्छी बात है, लेकिन क्लास में मिलजुल कर पढ़ना अच्छी बात। केवल अपना दिमाग लगाइए और हमारे दिमाग से रिलेट कीजिए, ठीक है। बातचीत करना है तो बुलाइए उसको, डेरा पर बनाइए, चिकन खिलाइए और बात करिए, क्या। लेकिन क्लास में नहीं। क्लास में जब आप बातचीत करते हैं तो आपके दिमाग का बंटवारा हो जाता है। दिमाग का कुछ हिस्सा हमारी बातों को सुनता है, अधिकांश हिस्सा जिससे बात करे उस पर लगा रहा। और जनरल कंपटीशन में रेस कुछ इस कदर है कि दिमाग का बंटवारा अगर हो गया तो फिर उस एग्जाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है? क्लियर? अब ध्यान दीजिए कि इतना कुछ होने के बाद जनता मांग करने लगा कि वैज्ञानिक आ रहे हैं, खोज रहे हैं, कोई आ रहे हैं कोशिका खोज रहे हैं, कोई आ रहे हैं कोशिका का केंद्रक खोज रहे हैं। लेकिन अब जनता का मांग उठा कि आप लोग मिलजुल कर बैठिए और डायरेक्ट क्लियर कीजिए, ये जो कोशिका किए है ये होता कैसे है। अब तक ये क्लियर नहीं हुआ कि कोशिका होता कैसा है। रॉबर्ट हुक आ गया, कहा कि जो कमरा है ना वही कोशिका है। बाद में पता चला रॉबर्ट ब्राउन का कि कमरे की तरह कोशिका नहीं है, कोशिका गोलाकार, आयताकार, हर तरह का उसके बीच में केंद्रक है। रुडोल्फ विर्चो तो नया कोशिका भी बना दिया। इसलिए अब डिमांड आने लगा कि कोशिका होता कैसा है, इसको क्लियर किया जाए। और कोशिका होता कैसे है यह जानकारी सबसे पहले एक थ्योरी के बदौलत आई, जिसका नाम क्या था? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। प्रोटोप्लाज्म, और यह प्रोटोप्लाज्म थ्योरी वैज्ञानिक मैक्स
सुल्ज ने दिया। किसने? मैक्स सुल्ज ने। सुल्ज को अंग्रेजी में इसी तरह से लिखा जाता है, विशुद्ध हिंदी में लिखिएगा तो कुछ अलग तरह से लिखा जाएगा, मैक्स सुल्ज। मैक्स सुल्ज ने क्या पेश किया? कब? और यह पहली थ्योरी थी जो बताया कि आखिर कोशिका कैसा होता है। इस थ्योरी में मैक्स सुल्ज ने यह बताया कि कोशिका जीव द्रव्य का बना एक गोलाकार सघन पिंड है, यानी ढेला है, जिसके बीच में केंद्रक होता था। मैक्स सुल्ज डायरेक्ट आया मनमाने तरीके से। मैक्स सुल्ज ने देखा कि सब कुछ तो खोजिए दिया है चलवा सब, अब सबको मिलाकर एक बात पेश कर देते हैं, कोई गलत तो करेगा नहीं कि पहले से सब सही के ले जा रहा है। तो मैक्स सुल्ज ने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी के तहत यह क्लियर किया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य का बना एक ढेला है जिसके बीच में केंद्रक होता है। सब मान लिया, कहा कि सही बात बोले, प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे निकाल चुका है, केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन निकाल चुका है, और आप सबको मिलाकर ढेला बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोशिका ऐसे होता है? तो बिल्कुल, मैक्स सुल्ज ने कहा बिल्कुल ऐसे होता है। और लंबे समय तक कोशिका के बारे में यही जानकारी कायम रहा कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का बना एक सघन पिंड है जिसके बीच में केंद्रक होते। लेकिन 1931 में, कब? 1900 एक और क्रांतिकारी खोज हो गया। 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ। और जो नोट ले लिए होंगे वो यहां पर क्या देख रहे होंगे? 1831 जो गलत है, मिस प्रिंट है। 1931 में किसका खोज हो गया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, जिसका खोज एम नॉल तथा ई रस्का ने किया। किसका खोज किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, इलेक्ट्रॉन में है, कहा सो रहे हैं जी, बनिएगा दरोगा, सोइएगा क्लास में, सोइए नहीं। दरोगा बनने के लिए शरीर को भी फिट रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? तो ये भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ पढ़ने में लगे रहे, शरीर साथे ने दिया तो दौड़िएगा कैसे? और शरीर को फिट रखने के लिए चावल रोटी सही मात्रा में खाना है, किसी भी तरह के पाउडर नहीं फाँकना है, ठीक है ना? हाँ। तो एम नॉल और ई रस्का ने किसका खोज किया? और यह माइक्रोस्कोप इतना पावरफुल माइक्रोस्कोप है कि इससे परमाणु को भी 10 लाख गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। जैसे ही यह माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, अब यह बताने का जरूरत ही नहीं रह गया कि कोशिका कैसा होता है, क्योंकि कोशिका जैसे भी होता है वो इससे दिखता है, वो भी स्पष्ट। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद सेल कैसा होता है यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया, क्योंकि सेल की पूरी संरचना इस माइक्रोस्कोप से बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के खोज होने के उपरांत ही मैक्स सुल्ज का प्रोटोप्लाज्म थ्योरी अमान्य हो गया, क्योंकि वो सही नहीं था। और आप जानते हैं कि कोशिका के खोज, कोशिका के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी कब आई? 1931 के बाद, क्योंकि 1931 से पहले जो माइक्रोस्कोप था उससे कोशिका बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखता था। तो वैज्ञानिक अंदाजा लगाते थे ऐसा होता है, जैसे मैक्स सुल्ज को ही देख लीजिए। लेकिन अब ऐसा होता है का सिस्टम ही खत्म हो गया, क्योंकि किसका खोज हो गया? और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल बिल्कुल स्पष्ट नजर आते।
तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल कैसे नजर आते हैं? तो जैसे भी नजर आते हैं, अब उसको समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सेल स्ट्रक्चर, यानी कि कोशिका संरचना। अब हम क्या पढ़ेंगे? कोशिका संरचना हम पढ़ेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास बैठे रहिएगा, कोई बैठे रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? कोशिका संरचना। पहले लड़की लोग को निकलने दीजिए, बैठ जाइएगा। माय डियर ब्रदर बैठे रहिए, सिस्टर को पहले निकलने दीजिए। चलिए, राजबल कुमार करा दरोगा कितना कटअप क्यों जाता है? आदमी सब पढ़ने लगा है। पहले हम भी पढ़ाते थे तो बैच में 1-200 आता था, अब इतना है तो पढ़ने का सिस्टम काफी ज्यादा बढ़ गया है। कटअप आगे भाग रहा है, ठीक है। आराम से निकलिए और निकल के सीधे घर जाइए। ठीक है दोस्तों, रजत जी, कुशवाहा जी, बेरोजगार लड़का, गुड्डू कुमार, पिंटू कुमार, फुलटूस कुमार, टिंकू कुमार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में कोशिका संरचना के साथ। फिलहाल कल सैटरडे है, लेकिन कल से केमिस्ट्री की शुरुआत नहीं होगी। केमिस्ट्री की शुरुआत अगले सप्ताह के शनिवार रविवार। काहे वीडियो शूट कर रहा है जी? मोबाइल छीना जाएगा, बेहोश हो जाएगी, फिर कभी होश नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। बंद कीजिए ऑनलाइन क्लास को।